हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से मुंडा जनजाति जो झारखंड में है उनके विषय में बात करूंगी। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो मुंडा जनजाति के विषय में, उनके ओरिजिन तथा किस प्रकार का उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके विषय में मैंने अपने पहले एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उस पर चर्चा की थी। आज मैं आप लोगों से आगे अन्य जितने भी पहलू हैं मुंडा समाज या मुंडा जनजाति के विषय में उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में करूंगी। यदि हम मुंडा जनजाति के विषय में बात करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है इसकी वो काफ़ी हद तक पाई जाती है झारखंड के सभी क्षेत्रों में, तथा इनका जो हम कह सकते हैं सामाजिक जो संरचना है वो काफ़ी विशिष्ट रहा है, जिसके वजह से भी इसकी जो हम कह सकते हैं कि जो स्थिति है या जो इनकी विशेषता है इसे अलग करती है बाकी अन्य जनजातियों से। अब यदि हम आगे इसके विषय में मुंडा जनजाति के विषय में और अधिक चर्चा करते हैं तो हमें यहाँ पे ये जानकारी मिलती है कि मुंडा समाज में धार्मिक मान्यताओं और त्योहारों को काफ़ी महत्व दिया जाता रहा है। सिंह बोंगा को मुंडा समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। ये यहाँ पे याद रखने योग्य बात है क्योंकि ये कंपटीशंस में भी इससे ये क्वेश्चन होता है इनके प्रधान जो देवता है उनके विषय में, जिसका आंसर यहाँ पे ये सिंह बोंगा होगा। दूसरे महत्वपूर्ण जो धार्मिक देवता है वो हाथू बोंगा है। मुंडा समाज में हाथू बोंगा को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे देवसली बोंगा, बूढ़ी चंडी बोंगा इत्यादि। मुंडा समाज में मरांग बुरु भी एक महत्वपूर्ण देवता है जो सूखे व महामारी से जन साधारण की रक्षा करने तथा वर्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। मुंडा समाज में गांव में स्थित देवता के निवास को सरना कहा जाता है। सिंह बोंगा पृथ्वी से संबंधित देवता है। तालाबों और कुओं से संबंधित देवता का नाम इकिर बोंगा है। मुंडा समाज में इन सभी देवताओं को धार्मिक त्योहारों के समय पूजा जाता है। जो व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करने की जिम्मेदारी निभाता है उसे पाहन कहा जाता है तथा जिसे धार्मिक मुखिया की हैसियत भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो पाहन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि पद या स्थान इसका मुंडा समाज में होता है। समाज द्वारा मुख्य रूप से कर्मा, सरहुल, सोहराय, नवा रवानी, जितिया तथा फगुआ त्योहारों को मनाया जाता है। दीपावली और दुर्गा पूजा भी समाज में मनाए जाते हैं। मुंडा समाज विष्णु, भगवती तथा महादेव की भी पूजा करते हैं। मुंडा समाज भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं तथा बुरी आत्माओं से बचने के लिए ओझा की शरण में भी जाते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा के लिए गारसी बोंगा देवता की पूजा की जाती है। समाज में कुल देवता को खुट हकार बोंगा कहा जाता है। सिंह बोंगा को सूर्य देवता भी माना गया है। सिंह बोंगा के लिए सफेद मुर्गा, इकिर बोंगा के लिए लाल मुर्गा तथा सरना देवी के लिए कुर्थी रंग के मुर्गा की बलि दी जाती है और चावल की खिचड़ी को चढ़ाया जाता है। खिचड़ी को लेटे भी कहा जाता है। समाज में सरहुल का त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है, जो बसंत उत्सव के रूप में अप्रैल माह में मनाया जाता है। मुंडा समाज में गांव की सबसे बड़ी देवी देसावरी हैं। समाज में पाहन जो कि प्रमुख धार्मिक व्यक्ति होता है उसके सहायक को पुजार कहा जाता है। कर्मा पर्व कृषि कार्य के जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण महीने होते हैं। आषाढ़ से कार्तिक उनके ठीक बीच के समय अर्थात भादो एकादशी को मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने की प्रक्रिया जावा उठाकर शुरू की जाती है, जिसमें विभिन्न अनाज की टोकरियों में अनाज अंकुरित किया जाता है तथा इस पूरी जावा प्रक्रिया में अविवाहित तथा विवाह योग्य युवतियों की विशेष रूप से मदद ली जाती है। इसके बाद एकादशी के दिन लोग उपवास रखते हैं और शाम को पूजा पाठ करते हैं, जिसमें कर्मा कथा सुनने की परंपरा निभाई जाती है। साथ ही साथ नृत्य संगीत का भी विशेष आयोजन होता है। कर्मा पर्व वास्तव में एक संक्षिप्त कथा को लेकर आधारित है,
जिसमें कर्मा और धर्मा दो भाई रहते हैं। इन दोनों भाइयों में जो मन मुटाव होता है उसका वर्णन नृत्य गीत के माध्यम से कर्मा में किया जाता है। मुंडा समाज में मुंडा धर्म को सरना धर्म के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इस सरना धर्म को मुंडा समाज में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वास्तव में मुंडा समाज के सरना धर्म में जहां एक ओर प्रकृति और उसके तत्व की विद्यमानता रहती है या से स्वीकार किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर इस प्रकृति में निवास करने वाले बोंगा के अस्तित्व के महत्व को भी माना गया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि बोंगा न सिर्फ अच्छे फल देते हैं बल्कि कभी कभी वह विनाशकारी भी हो जाते हैं। मुंडा समाज में सिंह बोंगा को विष्णु के समान शक्तिशाली और सूर्य के समान तेज वाला देवता माना गया है। फादर हॉफमैन ने अपनी पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में सरना धर्म में बताए गए सृष्टि गाथा और असुर अवदान को आधार मानते हुए स्पष्ट किया गया है कि मुंडा धर्म एकेश्वरवादी धर्म था और इस धर्म का एकमात्र देवता सिंह बोंगा ही था। शेष सभी देवता सिर्फ आत्मा ही थे। लेकिन अगर हम मुंडा समाज के धर्म या सरना धर्म का अध्ययन करें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि ऐसा नहीं था, बल्कि सिंह बोंगा के अतिरिक्त हाथू बोंगा, चांडी बोंगा, ओरा बोंगा, इकिर बोंगा, मरांग बुरु इत्यादि प्रमुख देवता विद्यमान रहे हैं। मुंडा समाज के सभी देवताओं में वैदिक काल के देवताओं के समान कार्यों और दायित्वों का बंटवारा देखने को मिलता है। मुंडा समाज में पितरों की पूजा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जिसे अधिक कहा जाता है, तथा पितरों के देवता को अधिक बोंगा कहा जाता है। सरना धर्म में दलदल भूमि के लिए नगे एरा देवी की पूजा की जाती है तथा जादू टोना के लिए भी नगे एरा की पूजा की जाती है, जिसे सिंह बोंगा की बहन माना जाता है। वहीं हाथू बोंगा ग्राम के देवता थे। मुंडा समाज पर आए अचानक मुश्किलों से बचाने के लिए चंडी बोंगा सरना देवी की पूजा की प्रथा रही है। जंगल, गांव और खेत के लिए मुंडा समाज में बुरु बोंगा की पूजा की जाती थी तथा यह माना जाता है कि ऊंची पहाड़ियों पर ये निवास करते हैं। बनीता बोंगा की पूजा इसलिए की जाती थी क्योंकि वह अनिष्टकारी देवता है। बनीता बोंगा के पूजा करने की जिम्मेदारी गुनी और ओझा पर होती थी। पुजारी को देवड़ा भी कहा जाता है। साथ पार्वतिया डायन कथा मुंडा समाज की एक डायन आधारित कहानी है। अब यहाँ पे यदि हम अन्य पहलू जो रहे हैं मुंडा समाज की, यदि उसके विषय में हम बात करते हैं तो मुंडा समाज में कृषि को हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विद्वानों का मत है कि प्रारंभ में मुंडा जो जनजाति के लोग थे, झारखंड के पठार के पश्चिमी भाग में रहते थे, कृषि कार्य करते थे, जिसे स्थानांतरण कृषि कहा गया है, जिसे कालांतर में स्थायी जीवन निर्वाह कृषि के रूप में हम देखते हैं। मुंडा समाज में 3 प्रकार की मिट्टियों पर कृषि कार्य करने की जानकारी मिलती है। पहली निचली भूमि जो पक मिट्टी से बनी हुई है तथा जिसमें आर्द्रता बनाए रखने की अधिक क्षमता होती है तथा इसमें धान की खेती की जाती है। इस कृषि भूमि को मुंडा समाज में पाकू पुकारा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जो दूसरे जो प्रकार की मिट्टी है वह है चिकनी मिट्टी वाली कृषि भूमि है, जिसे नगरा कहा जाता है। यहाँ धान के साथ साथ मोटे खाद्यान्न की भी उपज की जाती है। मोटे खाद्यान्नों का गोंदली कहा जाता है। तीसरी कृषि भूमि है रेतीली मिट्टी वाली, जिसे मुख्य रूप से निम्न किस्म के मकई, दलहन, चावल, महुआ, तिलहन की खेती की जाती है। इस रेतीली मिट्टी वाली भूमि को खिरसी कहा जाता है। मुंडा समाज में कृषि व्यवस्था का आधार खुट रहा है। जंगलों को साफ करके कृषि कार्य हेतु तैयार करने की जिम्मेदारी इसी खुट अर्थात गोत्र पर होती है। उनके द्वारा तैयार की गई भूमि को खुटकटी कहा जाता था तथा खेत को खुटकटी खेत तथा गांव को
खुटकटी गांव कहा जाता है। कृषि योग्य भूमि को तैयार करने वाला खुटकटीदार कहलाता है। मुंडा समाज में टाड़ और दोन दो श्रेणियों में कृषि भूमि विभाजित है। जहां ताड़ में उच्च भूमि को रखा गया है जिसमें दलहन तिलहन की पैदावार की जाती है, वहीं दोन में निम्न भूमि को रखा गया है जिसमें धान की पैदावार होती है। मुंडा अपने घर के चारों तरफ की भूमि को बाड़ी भूमि भी कहते हैं, जिसमें मकई महुआ तथा सब्जी पैदा करते हैं। समाज में कृषि और घरेलू कार्य में मदद करने वाले को धागड़ कहा जाता है। मुंडा समाज कृषि के अतिरिक्त मजदूरी, मछली मारने तथा वन उत्पादों को जमा करने तथा बेचने का कार्य भी करते हैं। मुंडा समाज में स्थायी कृषि देखने में भी मिलती है और पशुपालन की भी प्रचलन इनमें पाई जाती है। समाज में तैयार कृषि भूमि की पृथक पहचान कायम रखने के लिए इसमें पत्थर गाड़ दिया जाता है। गांव की व्यवस्था को चलाने के लिए गांव का प्रमुख हाथू मुंडा खुटकटी जमीन से कुछ शुल्क प्राप्त करता है। मुंडा समाज में निर्मित घर 2 कमरों के होते हैं तथा घर के सामने आंगन होता है। इस आंगन को रचा कहा जाता है। घर में स्थित रसोई घर को मांडी ओरा कहा जाता है। घर का एक हिस्सा पितरों की आत्माओं के लिए होता है जिसे आदिंग कहा जाता है। मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त सामान को कुमनी कहा जाता है। घर में सोने के लिए प्रयुक्त पलंग को पारकौम कहा जाता है। पत्थरों को गाड़कर मुंडा समाज में गांव की सीमा तय की जाती है। मुंडा समाज में एक गांव में 50 से 100 घर बसे हुए होते हैं। मुख्य रूप से मुंडा परिवार मकई महुआ और गोंदली की खेती किया करते हैं। मुंडा लगान वसूल कर मानकी को देता है जो उसे परहा राजा तक पहुंचाता है। लगान को सहायता राशि भी मानी जाती है। मुंडा समाज में टोटम संबंधी विश्वास की प्रथा रही है। यह टोटम कोई स्थान जीव या पौधा हो सकता है जिसे कीली में शामिल लोग विशेष सम्मान देते हैं। मुंडा जनजाति सिर्फ झारखंड में ही रहते हैं। मुंडा समाज को हाथू भी कहा जाता है तथा इस गांव के प्रमुख को हाथू मुंडा कहा जाता है। कई गांवों को मिलाकर पट्टी बनाई जाती है जिसका प्रधान मानकी होता है। कई पट्टियों को मिलाकर परहा बनता है जो परहा राजा के नियंत्रण में होता है। राजा की सहायता के लिए 5 अधिकारी होते हैं: दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। इन पदाधिकारियों का पद वंशानुगत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुंडा समाज में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा कृषि व्यवस्था को कायम रखने के लिए मुंडा से लेकर परहा राजा तक की व्यवस्था भी बनाई गई है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अन्य जो विशेषताएं हैं मुंडा समाज की, तो हमें यहाँ पे यह जानकारी मिलती है कि मुंडा समाज की एक प्रमुख विशेषता अपने समाज में युवक और युवतियों के लिए एक युवा घर की या गृह की व्यवस्था करना है जिसे गति ओरा कहा जाता है। इस युवा गृह में मुंडा समाज के युवक युवतियां समय व्यतीत करते हुए मुंडा समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, कृषि के तौर तरीके, शिकार के तौर तरीके तथा विभिन्न सामाजिक प्रथाओं और नियमों से अवगत होते हैं। सच तो यह है कि युवा गृह अर्थात गति ओरा एक सामाजिक एवं शैक्षणिक केंद्र की भूमिका निभाता है। गति ओरा को मुंडा समाज में अनिवार्य रूप से स्थापित करने की परंपरा रही है। मुंडा समाज में युवक युवतियों के लिए एक पृथक, यहाँ पे हम देखते हैं कि गति ओरा की व्यवस्था की गई है। वृद्ध महिलाओं पर युवतियों को गति ओरा के संचालन की जिम्मेदारी दी जाती है। इन गति ओरा में युवक युवतियों के लिए नृत्य एवं उत्सव का भी आयोजन होता है। वास्तव में गति ओरा गांव के बाहर स्थित एक झोपड़ी होती है। मुंडा समाज में नृत्य और गायन को काफी महत्व दिया जाता है। मुंडा समाज के गांव में इसके लिए एक निश्चित स्थान होता है जो गांव के मध्य में होता है तथा जिसे अखरा कहा जाता है। वास्तव में अखरा में एक
विशाल वृक्ष के नीचे पत्थर के बड़े टुकड़े रखे जाते हैं जिन पर बैठकर समाज के प्रमुख नृत्य का आनंद लेते हैं। मुंडा समाज में बच्चों का जन्म भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मुंडा समाज में बच्चों के जन्म के उत्सव को एक त्योहार की भांति उल्लास के साथ मनाया जाता है। बच्चे का जन्म देने के लिए माँ घर में ही रहती हैं। बच्चे को जन्म देने में मदद करने वाली महिला को घासी प्रसविका कहा जाता है। अपने बच्चे को उसके जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ के द्वारा स्तनपान कराए जाने की परंपरा है। इसके पश्चात जो कुछ बूंदें हैं जो दूध की, उसे धरती पर गिरा दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद किसी पुराने कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। इसके पीछे विश्वास यह है कि ऐसा करने से बुरी आत्माएं बच्चे को हानि नहीं पहुंचा सकेंगी। बच्चे के जन्म के 1 महीने के भीतर उसका नामकरण कर दिया जाता है। बच्चे का नाम रखने की प्रक्रिया साकिन कही जाती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उसकी रक्षा हेतु गारसी बोंगा की पूजा का प्रचलन है। घर में बच्चे के जन्म की व्यवस्था हेतु घर के आंगन में एक भाग को कपड़ों से ढक दिया जाता है जिसे सोरी कहा जाता है। बच्चे के जन्म के बाद 2 से 5 साल के भीतर उस बच्चे के कान को छेद दिया जाता है जिसे तुतुर तुकई कहा जाता है। इस अवसर पर कुल देवता, जिसे खुट हकार बोका कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। बच्चे का नाम सप्ताह के किसी दिन दादा दादी या नाना नानी के नाम के आधार पर रखा जाता है। यदि बच्चे के जन्म के अवसर पर उसके माता पिता की मौत हो जाती है तो उसके जन्म के 6ठे दिन गले में चमड़े का टुकड़ा बांध दिया जाता है जिसे हर साल सोहराई के अवसर पर बदल दिया जाता है। ऐसा उसके विवाह होने तक किया जाता है। चमड़े के इस टुकड़े को चाम टोक कहा जाता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि मुंडा समाज में बच्चे के जन्म की न सिर्फ उचित व्यवस्था की गई है बल्कि पूरा परिवार और समाज इस शुभ घड़ी में शामिल होकर हर्षोल्लास के साथ इसे मनाता भी है। अब यहाँ पे यदि हम आभूषणों के विषय में बात करते हैं तो मुंडा समाज में महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग आभूषण का उपयोग दैनिक जीवन में करना पसंद करते हैं। कांसे से बना हुआ बेरा पुरुषों में काफी पसंद किया जाता है, वहीं लाह से निर्मित लहठी महिलाओं को काफी पसंद होती है। बांस से बने हुए आभूषणों का भी प्रयोग किया जाता है। मुंडा समाज में गोदना गुदवाने की परंपरा भी देखी जाती है। गोदना गुदवाने को सांगा कहा जाता है तथा गोदना गोदने वाली को मलहोरिन कहा जाता है। महिलाएं कानों में तरकी, बाहों में तार साकोम, उंगली में झूटिया, ललाट पर पटवारी और बालों में उंडू तथा गले में हसूली धारण करती हैं। बालों को संवारने के लिए प्रयुक्त लकड़ी के कंघे को नाकी कहा जाता है। महिला और पुरुष दोनों में बेरनी जो काशी घास से बनती थी तथा हिसिर जो मूंगा मुंदरी से बनता था एक समान रूप से लोकप्रिय है। महिलाओं द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से के वस्त्र को कसेरा कहा जाता है। बड़ी महिलाएं जहां लहंगा पहनती हैं वहीं छोटी कन्याएं खड़िया पहनती हैं। पुरुष शरीर के निचले हिस्से में जो कपड़ा पहनते हैं उसे बटोई कहा जाता है। मुंडा समाज में लगभग 5 मीटर का वस्त्र चलन में रहा था जिसे बरखी कहा जाता है। चमड़े के चप्पल को खरपा कहा जाता है, वहीं काठ से निर्मित खड़ाओं को खटनही कहा जाता है। वर्षा से बचने के लिए लोग गंगू घास से बनी हुई चुकुरी या बांस से बनी हुई चाटोम का छाते के रूप में प्रयोग करते हैं। महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाली एक साड़ी को परिया भी कहा जाता है। मुंडा समाज में लोगों का विश्वास है कि व्यक्ति की जब मौत हो जाती है तो वह हापरोम में परिवर्तित हो जाता है।
मुंडा प्रत्येक उत्सव में अपने पूर्वजों की आत्माओं की पूजा करना पसंद करते हैं। मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है तथा यादगार के रूप में कब्र के निकट एक लंबा पत्थर लगा दिया जाता है, जिस पत्थर को मोदीरी कहा जाता है। मृत्यु होने पर माथा मुड़वाने की परंपरा रही है। जिस दिन यह मनाया जाता है उस दिन को कमान कहा जाता है। मृत्यु के 1 वर्ष के अंदर अंबल अदेर की रस्म की जाती है। मृत्यु के 1 वर्ष बीत जाने के बाद विददिरी तथा थेमदिरी की रस्म होती है। मुंडा समाज में मृत्यु को शाश्वत सत्य के रूप में देखा जाता है। उनका यह विश्वास है कि मृत्यु उपरांत आत्मा विद्यमान रहती है तथा उसका पुनर्जन्म होता है। उनका यह भी मानना है कि यदि किसी की मौत बाल्यावस्था में या युवावस्था में हो जाती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह प्रेत के रूप में भटकता रहता है। थेमदिरी की रस्म में चपटा पत्थर तथा विददिरी में लंबा और पतला पत्थर प्रयुक्त होता है। मुंडा समाज में कब्रगाह को ससन तथा मसना कहा जाता है। मुंडा समाज में कब्र के दक्षिण की ओर कब्र की पहचान के लिए भी पत्थर गाड़ दिए जाते हैं, जिसे ससनदिरी कहा जाता है। वास्तव में भी विददिरी और थेमदिरी मृतक की स्मृति का प्रतीक के रूप में पट्टिका ही होती है। शरीर को दाह के बाद हड्डी के गाड़ने को हडगड़ी कहा जाता है। इसे जग लोपा भी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुंडा समाज है उसमें जो इनकी सामाजिक संरचना है वो काफ़ी व्यवस्थित है और नियम अनुसार ही चलती है और सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। यदि हम समाज में बात करते हैं स्त्री और महिलाओं के उनके रहन सहन के विषय में, तो वो भी हम देखते हैं कि वो उस पर भी एक सुनिश्चित जो लगातार चलने वाले जो संस्कार रहे हैं उसे ही अपनाया जाता है। यहाँ तक कि जब किसी बालक की जन्म होती है उस समय कौन कौन से संस्कार कब 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 अपनाए जाएंगे और किया जाएगा, इसका भी उल्लेख स्पष्ट तौर पे मुंडा समाज में देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार जिस समय मृत्यु होती है उस समय में भी किस प्रकार से उनका दाह संस्कार किया जाएगा तथा अन्य जो संस्कार जुड़े हुए हैं, और जहाँ पे उन्हें गाड़ा जाता है वहाँ पर पहचान चित्र के तौर पे पत्थर या स्मृति को लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जो पूर्वज हैं उनके साथ में भी मुंडा समाज का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गहरा संबंध ही हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि मुंडा समाज में जो है पुनर्जन्म में भी विश्वास रखा जाता है। जहाँ तक बात की जाए धार्मिक कर्म कांड की, तो यह भी हमें बहुत व्यवस्थित देखने को मिलता है, क्योंकि कौन कौन से देवता किस चीज के लिए पूजे जाएंगे और किस देवता का किस में बहुत अधिक महत्व है, इसकी जानकारी भी हमें मुंडा समाज में मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहरा व्यवस्था जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग जनजातीय व्यवस्था में रहता है और इसी का उल्लेख हमें मुंडा समाज में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो खुटकुटी व्यवस्था है या खुटकटी जो व्यवस्था जिसके बारे में हम जानते हैं, ये आता ही है खुट से या गोत्र से, जिसे भी महत्वपूर्ण स्थान मुंडा समाज में है और इसी पे जो है खुटकटी व्यवस्था की नींव भी रखी गई है। इसी प्रकार से हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो टोटम है उसका भी मुंडा समाज में बहुत इम्पोर्टेंस होता है और इस पे लोगों का बहुत अधिक विश्वास होता है। और ये टोटम जो है हम देखते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि टोटम आखिर में होता क्या है और कौन से समाज के द्वारा या जनजाति के द्वारा इसे अपनाया जाता है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो है खेती होगी, कितने प्रकार में भूमि का विभाजन होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है उनका जो खेती योग्य जो भूमि होता है, जैसे हम ताड़ और डोन के नाम से जानते हैं, किस क्षेत्र में कौन सा फसल होगा इसकी भी जानकारी मुंडा समाज के लोगों को होती है और उसी के अनुसार हम देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे उसी अनुसार जो फसल है उसकी खेती भी की जाती है।
यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो राजा होता है उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जैसे दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल, और ये वंशानुगत ही होते हैं। यहाँ पे यदि हम ये कहें यहाँ पर कि जो मुंडा समाज है उसमें जो गांव है उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम बात करते हैं खुदकटी व्यवस्था के विषय में, तो वहाँ पे जो गांव का महत्व है वो भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, और गांव को मिला करके पट्टी बनाया जाता है जिसके जो प्रधान हैं उनको मानकी कहा जाता है। कई पट्टियों को मिलाकर परहा बनता है, जो परहा राजा के नियंत्रण में होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि जो परहा राजा होता है उसका बहुत अधिक महत्व मुंडा समाज में हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे मुंडा समाज से संबंधित इसे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो मुंडा जनजाति के विषय में पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।